हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल का पार्ट टू। ठीक है, अप्रैल का पार्ट टू आज हम देखेंगे और ये देखेंगे कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला वीडियो देखा और उसको जितना भी प्यार दिया आप लोगों ने। आज हमारी सेकंड क्लास है, इसकी तीन क्लासेस होंगी। मैं फिर से बता दूं, तीन क्लास होगी इस पे। आज ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा और आपका करंट अफेयर्स अप्रैल माह का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप इसको इतना कर ले रहे हैं, आपका लगभग चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अगर इससे बाहर और चीजें आती हैं तो वो हमारा लक है सिर्फ। बाकी इतना कर लीजिए, इतना इनफ है। देखिए, हमारे पास एक बेस तो कम से कम इतनी सारी चीजें तो होनी चाहिए। इसके बाद इतना हमें अगर हो जाएगा, इसके बाद हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या फिर मॉक कहीं से कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले उसको इस पीडीएफ में ऐड कर लीजिए। दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगी बात यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए आज सेकंड पार्ट हमारा है और करते हैं। ठीक है, एक चीज और, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि भैया मार्च का क्या करोगे। तो मैं एक चीज यही बोल रहा हूं कि अभी जो हमारा स्टार्टिंग चल रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम अप्रैल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी वीक में यानी संडे तक में आपके उसकी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी आ जाएगी। तीन क्लास में मैंने उसको भी टारगेट रखा है कि भैया उसको भी पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, अप्रैल का करिए। अभी जो चल रहा है, मार्च की जो दो दो क्लास और बाकी है उसको मैं इसी तरह कंप्लीट करके आपको करा दूंगा। यानी 1.5 घंटे के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यानी 3 घंटे में आपके 2 मंथ के करंट अफेयर्स कर लीजिए। इसके अलावा इसमें मैं कम से कम 150 से 200 एमसीक्यूज पर मंथ के हिसाब से आपको भेज दूंगा। आप मस्त करिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे हिसाब से। अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, कुछ आपको लग रहा है कहीं मॉक में मिल रहा है, तो आप उतना कर लीजिए। भैया इनफ है। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत होता है, लेकिन एक सफिशियंट, एक बेसिक कुछ तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। करंट अफेयर्स तो रोज बन रहे हैं, 20-20, 30-30, 40-40 पेज के लोग बना के भेज रहे हैं। ठीक है, जो पीडीएफ का ज्ञान है ना, हमें वो पीडीएफ का ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है। हमें क्या करना है, ऐसा कंटेंट हमें इकट्ठा करना है कि जो हमारा काम आ जाए बस। ठीक है, जो हमारे एग्जाम क्वालिफाई करा दे, इतना हमारे पास होना चाहिए करंट। ठीक है, तो इतना सफिशियंट हो जाएगा। 30 पेज का आपका है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसको मैं करके मैं 10 पेज में भी देख सकता, बट इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह का सेकंड पार्ट। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे और क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाएं आप लोगों का प्यार देखकर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। क्वालिटी धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी नया नया स्टार्ट किया है चैनल, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट हम उसमें थोड़ा सा जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको मजा आने लगेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अप्रैल माह का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में देखते हुए, कुछ यूपी संबंधित, अगर हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं पेट पेट, तो यूपी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है तो देखते हैं उसको। सबसे पहले शेखा झील के बारे में जानते हैं। पहली बात तो शेखा झील हमें पता होना चाहिए कहाँ है भैया। यह है आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसे क्या है, 22 अप्रैल 2026 को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया है। और यह भारत यूपी का कौन सा है, 12वां। यूपी का 12वां है और भारत का 99वां है। कहाँ है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आपको पता हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया 1855। क्या है भैया, भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया है। क्या मतलब है कि भैया जो जनगणना 2027 हो रही है ना, उसमें सहायता प्रदान करने की, किसी को भी प्रॉब्लम होगी क्या करेगा भैया, कहाँ फोन करूं, तो भैया 1855 पे कर लो। किससे संबंधित है, एक टोल फ्री नंबर है और ये जनगणना 2027 से संबंधित है। सेंसस 2027 से संबंधित हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार संबंधित, जीवन जीने का अधिकार इसी में आता है। यस, तो भैया हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पता है क्या बोला। ये सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत मान लिया है। तो बड़े खुशी की बात है, किसके लिए, आम नागरिकों के लिए, जो सड़कों पे जाते हैं, काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, रोड खराब है वगैरह वगैरह। इन सब चीजों के तहत आपको अगर मौलिक अधिकार हो गया तो आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, किसके, न्यायालय के माध्यम से। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डीपीआई @ 2047 एक लॉन्च किया गया है। क्या मतलब, इसके तहत क्या होगा कि नीति आयोग द्वारा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हेतु तैयार की गई एक प्रकार की रणनीति है। क्या है, इसे दो चरणों में ये रणनीति जारी की गई। क्या, पहला कि डीपीआई 2.0 के तहत 2025 से 30 के इसमें वो किया जाएगा, विकास वृद्धि दर को मापा जाएगा।
या इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, और दूसरा DPI 3.0 2035 से 47 के बीच में। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है इसका भैया, 2047 तक क्या करना है, भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना है, आर्थिक विकास दर वृद्धि में करने हैं, तो रणनीति बनाने के लिए ये सब चीजें की गई हैं, ठीक है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय को $18,000, ठीक है, तक पहुंचाना है, इतना हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए, इतना DPI टू 2047 क्या है आपको पता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। और भैया एक 26 अप्रैल को एक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1967 को बीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। बीपो की स्थापना कब हुई थी, 26 अप्रैल 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। भारत की स्थिति क्या है, भारत ने वर्ष 1975 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। और 2026 की थीम क्या है, बौद्धिक संपदा और खेल, तैयार हो जाओ, शुरू करो, नवाचार करो, ठीक है। IP एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट एंड इनोवेट, ये आपका थीम है 2026 का। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस क्लास को पढ़ते हुए PDF खोल लो या मोबाइल में देख लो, उसके बाद इसको एक बार पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। आयोजक क्या है, इसका आयोजक कौन करता है, ILO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और पहली बार 2003 में इसे मनाया गया था, ठीक है। और एक साथ साथ 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 28 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसी बजट, इसमें क्या हुआ था कि बजट 2018-19 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। 30 अप्रैल 2018 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बीजापुर जिला, कहां पे, बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी, आयुष्मान भारत योजना, भारत, ठीक है। और राष्ट्रव्यापी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से पूरे देश में इसको लागू किया गया था, ठीक। थीम क्या है, समान और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत, आपको पता है कि इसमें 5 लाख की गारंटी दी जाती है इलाज के लिए, तो ये सब चीजें इसमें हैं, ठीक है। थीम क्या है, समान और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, आपको पता हो चल गया, ठीक। उसके बाद एक भाई साहब और क्या है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए, क्या नाम है भाई साहब का, लीजी म्यूंग, लीजी म्यूंग, लीजी म्यूंग, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति भाई साहब है, ठीक है। कार्यकाल 10 मई से इनका स्टार्ट होगा। उसके बाद अभी क्या है ना कि भारत सरकार ने छोटे छोटे परमाणु रिएक्टरों को बनाने के लिए काफी फंड भी रिलीज किया था, और साथ ही लोगों को बोला था कि भैया इसमें जो भी साइंटिस्ट ने उनके लिए ये चीजें कहा था कि छोटे छोटे अगर रिएक्टर बन जाएंगे तो हमारी जो बिजली की आपूर्ति है, जिसमें हम कोयला यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें कम हो जाएंगी और एक हम बेहतर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता की, यह क्या हुआ कि अब भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया है अब, ठीक है। परमाणु कार्यक्रम चरण के तहत यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय चरण का रिएक्टर है। इसमें ईंधन का यूज होता है, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का मिश्रण का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। शीतलक में तरल सोडियम का यूज किया जाता है, तरल सोडियम, और थोरियम, इसमें क्या होता है, थोरियम 232 और यूरेनियम 233 को बदलने हेतु इसका उद्देश्य है कि भैया ऐसा होगा, क्यों, देखिए एक चीज और है कि भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जाए कभी, ये मान लीजिए सक्सेस हो गया और बढ़िया काम कर रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। क्यों, क्योंकि भारत के जो तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र है ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन इसके तटीय क्षेत्रों में ना थोरियम की बहुत ज्यादा मात्रा है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम मिलता है तो यही मिलता है। और थोरियम का अभी हमारे पास इतनी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम थोरियम को यूरेनियम में बदलें और फिर यूरेनियम का प्रयोग करें इस रिएक्टरों में, ठीक है। तो उसी के तहत इसमें क्या है कि उद्देश्य क्या रखा गया कि भाई अभी हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है, अगर ये अच्छे से वर्क करता है आगे और बनाया जाएगा, तो अगर इसको हम बदल पाए तो भैया हमारे एनर्जी जरूरतें ये सारी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, भारत के 3 परमाणु चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे, डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा थे, जिन्होंने 1950 के बाद से, कि 1950 के बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही क्या हो गया था कि इन्होंने परमाणु से संबंधित, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संबंधित चीजों पर काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इन्हीं की सोच थी कि आने वाले टाइम में हम परमाणु बम बनाने में सफल हुए।
9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक संचालित हुआ। इसका 8वां संस्करण था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान था। मुख्य विषय क्या था? क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना, ये इसका थीम है। ठीक है। अच्छा, कलाई जल विद्युत परियोजना, आपको सिर्फ इतना पता नहीं, लोहित बेसिन में है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बस, कलाई जल विद्युत परियोजना। ठीक। बेंगलुरु कर्नाटक। अभी क्या हुआ कि अंतरिक्ष यान मिशन संचालन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। कहां पे? बेंगलुरु में। ठीक है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां? बेंगलुरु में। और ये दूसरा संस्करण था। कब? 8 से 10 अप्रैल 2026 के बीच में इसरो द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिथियम का एक्सप्लोरेशन किया गया। कहां पे? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिल गई है। ठीक है। अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण करेगा, लिथियम की खोज करेगा और खुदाई करने में करेगा। मतलब कहां पे? अर्जेंटीना में। किसको? विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, जिस नाम से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को काबिल नाम से भी जाना जाता है। तो काबिल क्या करता है? यह भारत के 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संगठन है। क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को है, और एचसीएल है, और जो तीसरा कौन है? मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, एमईसीएल। इसमें 3 लोग मिलकर भैया एक संगठन बनाए हैं, काबिल। और ये क्या करेंगे? अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण का कार्य करेंगे। ठीक है। एक मालवान युद्धपोत लॉन्च किया गया है। क्या है? मालवान क्या है? एक युद्धपोत है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है। ठीक है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है। मालवान युद्धपोत। निर्माता कौन है? कोचिन शिपयार्ड भाई साहब ने इसको बनाया है। हाल में इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अब अगला चलते हैं। आपको मालवान नाम पता होना चाहिए। क्या है? युद्धपोत है। नमो ड्रोन दीदी योजना। आपको पता होना चाहिए कि भैया अप्रैल 2026 तक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजना चलाएंगी। तो उसमें से एक योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। इसमें क्या हुआ? अप्रैल 2026 तक इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों का सर्वाधिक संख्या कहां है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की महिलाओं ने नमो ड्रोन दीदी योजना में काफी ज्यादा संख्या में नामांकन किया है। ठीक है। उसके बाद एक और जूनियर विश्व कप 2026, क्या? आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 काहिरा में। इसमें अब इसमें क्या है? ये बेसिकली राइफल, पिस्तौल और शॉटगन प्रतियोगिताओं का आयोजन 20 से 27 अप्रैल कहां पे किया गया? काहिरा में। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रथम स्थान पर भारत रहा, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 पदक। बस इतना याद रखो, बाकी चीजें पढ़ने एक बार पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश ने स्वास्थ्य आपातकाल लगाया। ठीक है। क्या? कि अप्रैल 2026 में तेजी से फैल रहे खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। ठीक हो गया। ओके। एडीसी 150 प्रणाली क्या है? इसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। क्या है ये एक प्रकार का एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। ठीक है। प्रणाली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर प्रणाली है, और इसे प्रज्ञा के साथ डीआरडीओ ने आधुनिक एडीसी 150 प्रणाली को आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना को सौंप दिया है। प्रज्ञा क्या है भैया? ये एक उपग्रह प्रणाली है। अब इसको कंट्रोल उपग्रह के द्वारा किया जाएगा। क्या है? इसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से इसे भी विकसित किया गया है। यह एक एआई संचालित उन्नत उपग्रह इमेजिंग प्रणाली है। ठीक है। यानी एआई ड्राइवन सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, ये है एआई। ठीक हो गया प्रज्ञा। उसके बाद नवीनतम अपडेट क्या है कि हाल में इस आधुनिक प्रणाली को आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रज्ञा क्या है? एक उपग्रह प्रणाली, बस इतना पता होना चाहिए। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। खत्म। उपग्रह इमेजिंग प्रणाली क्या है? कि यह गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक उन्नत उपग्रह इमेजिंग प्रणाली है। और हाल में ये तो एक्स्ट्रा हो गया, इसको खत्म कर दो, ये कोई मतलब नहीं इसका, वही चीज है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भैया भारत भूटान मिस्ट माउंटेन टूर स्टार्ट किया गया। ठीक है। तो क्या है? इसे आईआरसीटी द्वारा, इंडियन रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया है, और एक विशेष टूर पैकेज है। इसमें कुल 14 दिन की माउंटेन टूर चलेगा। एक पैकेज लॉन्च किया, उसमें 14 दिन का पैकेज होगा। और यात्रा मार्ग क्या है? कैसे यात्रा करेंगे भैया? रेल से यात्रा करेंगे, सड़क मार्ग से यात्रा करके ये माउंटेन टूर पूरा किया जाएगा। ठीक है। इसमें विशेष ट्रेन, इस टूर के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन का यूज किया जाएगा। अब
इतना तो ये भी देखो कुछ खास नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भारत और भूटान डिस्ट्रिक्ट माउंटेन टूर लॉन्च किया गया भारत और भूटान के शहर के लिए, बस खत्म, आईआरसीटी द्वारा, इतना पता होना चाहिए आपको। बस इसके अलावा कुछ भी मत याद रखो। रेल सड़क मार्ग वगैरह क्या है, सिर्फ रेल जाएंगे नहीं भैया, जहाँ पहाड़ के ऊपर रेल थोड़ी जाती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे चीजें हो जाएंगी। और अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसे कॉमन सेंस वाले आते हैं, आपको थोड़ी नॉलेज हो, थोड़ी कॉमन सेंस हो तो हो जाएगा। ठीक हो गया। पढ़ते हैं। पीलीभीत, पीलीभीत जिला आ गया उत्तर प्रदेश का, ये भी यूपी के लिए है, तो भैया ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया है। ठीक है, अभी क्या हुआ, एपीडा द्वारा, यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा ये पहल की गई, क्या कि क्या पहल की गई भैया, कि बासमती चावल और की खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई। इसमें क्या होगा कि 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, पीलीभीत में। किस लिए, बासमती चावल की खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपीटा द्वारा पीलीभीत में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना बेसिकली 29 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है दैट। और आपको पता होना चाहिए कि भैया इसकी लंबाई टोटल है 594 किलोमीटर। अभी 29 अप्रैल को इसकी उद्घाटन इसका किया गया, तो भैया चर्चा में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए लेंथ कितनी है, 594 किलोमीटर। और भैया इसमें लागत कितना लगा, बहुत पैसा खर्च कर दिए हैं, 36,230 करोड़ रुपए की लगभग लागत लगी है। ठीक है, और ये 6 लेन वाली सड़क है, जो कि एक विशाल ग्रीनफील्ड परियोजना भी इसके तहत शामिल है। ठीक ठीक है, कि 6 लेन वाली एक विशाल ग्रीनफील्ड परियोजना भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब कुछ एक्स्ट्रा तथ्य अगर इसमें देखूं कि भैया पीएम मोदी द्वारा इसको हरदोई में इसका उद्घाटन किया गया। कनेक्टिविटी किसको जोड़ रहा है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ रहा है। दूसरा, इसमें क्या होगा कि लगभग यहां से यहां पहुंचने, मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में लगभग 5 घंटे की बचत होगी। ठीक है, और ये प्रभावित जिले कितने हैं, यानी कितने जिलों से गुजर रहा है, 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर स्टेट याद कर तो बहुत अच्छी बात है, हम मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि इतने शहरों से होकर गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहीं पे, इसी पे हवाई एयर ट्रिप बनी है, कहाँ पे, शाहजहांपुर में आपातकालीन लैंडिंग हुई। 3.5 किलोमीटर की लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। ठीक है, तो आपको ये दोनों, ये एक ये वाला पॉइंट और बाकी एक ये वाला पॉइंट, और आपको ये वाला पॉइंट कम से कम याद ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद भाई साहब आए थे, एक अशोक लाहिड़ी जी की नियुक्ति हुई है, कौन है भैया, ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे, सुमन बेरी थे इससे पहले। ठीक है, उनका स्थान किसने लिया है, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लाहिड़ी। और बताइए भैया अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष आपको बताइए कौन है भैया अध्यक्ष, बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, याद हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रितिका श्री कौन है भैया, भारत की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बनी है, कहां पे, मूल स्थान इनका क्या है, तमिलनाडु में। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर एंकर, रितिका श्री। ठीक हो गया। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, चलिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कहां आयोजित हुआ, मैड्रिड स्पेन में। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया, कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी और टेनिस खेलते हैं भैया। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया, और इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया, कार्लोस अल्कराज को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, आर्यन साबालेंका, बेलारूस की हैं, टेनिस खेलती हैं। और सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है भैया, पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल की टीम जो है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर है लैंडो नॉरिस, फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिया कोमेनेसी, ओलंपिक जिम्नास्ट हैं, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन लोगों को ये सब चीजें दी गई, तो आपको कुछ ज्यादा पता हो या ना हो, ये अवार्ड कहाँ मिला, किस मतलब कहाँ आयोजित हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का और महिला का, इतनी चीजें तो भैया पता ही होनी चाहिए। हालांकि सारी चीजें पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। उसके बाद क्या है, गोल्ड वन पर्यावरण पुरस्कार 2026 का जो जारी किया गया है, कौन कौन क्या है इसमें देखिए। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, ग्रीन नोबेल कहते हैं। इसकी शुरुआत 1889 में हुई थी। विशेषता क्या है भैया, ये विश्व भर की 6 महिलाओं को दिया जाता है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, विश्व भर की 6 महिलाओं को दिया गया है इस बार, यही इतिहास में पहली बार है ऐसा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व भर की 6 महिलाओं को दिया गया, ये अपने आप में एक इतिहास है। ठीक, कौन कौन से नाम है, उगोरो तांसी जो कि नाइजीरिया की हैं,
बोरिम किम दक्षिण कोरिया के, सारा किंग यूके की हैं, थियोनीला रोका मार्बोव ये आपकी पपुआ न्यू गिनी की हैं, अलाना अकाक हर्ली यूएसए की हैं, और यूएलिस मोरालेस ब्लैंको ये आपकी दक्षिण मध्य अमेरिका की हैं, कोलंबिया की। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अभी क्या हुआ, गुंटूर नगर निगम आंध्र प्रदेश कचरा संग्रहण हेतु 200 से अधिक महिलाओं को ऑटो ड्राइवर के रूप में तैनात किया है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कचरा संग्रहण करने करेंगे तो क्या होगा, स्वच्छता बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बस इस अनूठी पहल के लिए गुंटूर नगर निगम ने जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अवार्ड 2026 जीता है। किसने जीता है भैया, गुंटूर नगर निगम ने। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज क्या है भैया, एक स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, क्या है, युद्धपोत है एक प्रकार का। तो आईएनएस तारागिरी भैया, आईएनएस तारागिरी भैया भारतीय नौसेना का नया और अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। यह बेसिकली 75% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से निर्मित है और नीलगिरी श्रेणी का हिस्सा है, नीलगिरी श्रेणी का हिस्सा है, और इसे प्रोजेक्ट 70A के तहत बिल्ड किया गया है, और यह चौथा है युद्धपोत है। इससे पहले इसके तहत कुल 7 जहाज बनने हैं। अभी कौन कौन से बन चुके हैं, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और तारागिरी, ये 4 बन चुके हैं, और 7 बनने यानी 3 और बनेंगे। इसका निर्माण मझगांव MDL द्वारा किया, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। आकार वजन आपको पता है कि 6,670 टन और 149 मीटर लंबाई है इसकी। और 3 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री द्वारा विशाखापट्टनम इसे नौसेना को सौंप दिया गया। नामकरण क्या, उत्तराखंड में स्थित हिमालय की तारागिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो भैया एक चीज, पर्वत देखो ये आ गया ज्योग्राफी का पार्ट, हिमालय की तारागिरी पर्वत श्रृंखला। आपको पता होना चाहिए कि तारागिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, हिमालय में है। ठीक, उत्तराखंड में स्थित, हिमालय में स्थित उत्तराखंड। ठीक है, आपको अब पता होना चाहिए कि हिमालय, ये सब हिमालय बहुत काफी दूर तक फैला है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक हो गया, तारागिरी पर्वत श्रृंखला, इतना हो गया। अब भैया एक नासा ने एक आर्टिमिस मिशन लॉन्च किया है। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस सेकंड है, एक नासा का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। किसको है, चंद्र के लिए, चंद्रमा मिशन है। यह विश्व का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण समीक्षा और घोषणा अप्रैल 2026 में की गई है। लॉन्च कब होगा, नासा में जो 2026 में लॉन्च है, चर्चा में रहा है। यह विश्व का पहला मानव युक्त चंद्रमा मिशन है। अवधि इसमें 10 दिन की होगी, और स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन कैप्सूल इसमें प्रक्षेपण यान का हिस्सा है। विशेष नोट क्या है कि यह एक आर्बिटर है, यात्री चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि बाहर से चक्कर लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। इसमें भारतीय मूल के अमित छत्री की प्रमुख भूमिका है। भैया भारत तो इसी में खुश हो जाता है, कोई भारतीय मूल के कोई कहीं भी मिल जाए तो। ठीक है, चलो बहरहाल, शामिल 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है, रीज वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। तो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला हो जाएंगी, चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली। और जेरेमी हैंसन कनाडा, चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी व्यक्ति। ये दोनों आपको पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, मजा आ रहा है। चलिए बढ़ते रहिए ऐसे मजे के साथ, और आपका ये टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और अप्रैल फिनिश। कहीं से भी लाइए क्वेश्चन उठा के, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके फेंक देंगे बिल्कुल। ठीक है, अपडेट क्या है, अमरावती इसे आधिकारिक रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया, किसको, अमरावती को। बस बात खत्म। रूपाली भूषण क्या है भैया, रूपाली भूषण ना, ये मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई है। कौन, रूपाली भूषण, आपको पता है मिस यूनिवर्स बिहार रूपाली भूषण। आगामी प्रतिनिधित्व क्या है, अब यह मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिस इंडिया में अब आएंगी और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है भैया, बिहार के नए सीएम बन गए कौन, सम्राट चौधरी। नियुक्ति 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली इन्होंने, और ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और ब्रजेश कुमार प्रसाद यादव। इसके मतलब इसमें उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, ना कि ब्रजेश। क्लियर है दैट। उसके बाद लद्दाख में ना प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया, और इसके तहत 5 नए जिले बनाए गए। कौन से, नुब्रा, शम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। पहले कुल 2 जिले थे, अब कुल 7 जिले हो गए हैं। ठीक हो गया।
आईएनएस अरिदमन क्या है भैया? आईएनएस अरिदमन यह भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे हाल में ही कमीशन किया गया। इससे पहले अरिहंत 2016 में कमीशन किया और अरिघात 2024 में। ठीक है, चलिए इतना चीजें हो गई। आईएनएस अरिदमन, अरिहंत, अरिघात और अरिदमन, अरि सब का नाम अरि से है। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान है और पटना में स्थित प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया? पटना जू कर दिया गया, पटना जू। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। वाटर फॉरवर्ड पहल यह विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। वैश्विक स्तर पर 1 अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाटर फॉरवर्ड पहल किसने स्टार्ट किया? विश्व बैंक ने। आपको बस इतना याद रखना है कि वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और वर्कला क्या है भैया? वर्कला है केरल। वर्कला केरल में वर्कला को 20 सिटीज ट्वाइस जीरो वेस्ट के रूप में पहल में शामिल किया गया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जीरो वेस्ट सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है वर्कला केरल में। ठीक है, केरल के एक स्थान का नाम है वर्कला। वर्कला केरल में जो पड़ता है, केरल के वर्कला को 20 सिटीज ट्वाइस ट्वाइस जीरो वेस्ट के रूप में पहल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। एग्रो क्या है? अग्रे क्या है? अग्रे अग्रे एक युद्धपोत है भैया। देखो बार बार युद्धपोत आ रहे हैं। यह एक प्रकार स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है। इसका निर्माण GRSC द्वारा किया गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। हाल ही में इसे आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ली जीमिंग अभी हमने पढ़ लिया, ली जीमिंग। अच्छा, ये तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति बने और भारत की यात्रा पे आ गए। 19 से 21 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। घोषणा है कि यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 25 प्रमुख निष्कर्षों की घोषणा की गई। व्यापार लक्ष्य 2030 तक बढ़ाकर मतलब आपसी व्यापार $50 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2026 से 30 तक की शुरुआत की गई। ठीक, और भैया ब्रिटेन ने लगा दिया नियंत्रण, तंबाकू नियंत्रण कानून बहुत तगड़े से। ठीक है, तो नया कानून बनाया, क्या बनाया? ब्रिटेन के संसद द्वारा तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया गया। इसके तहत क्या होगा? कड़ा प्रतिबंध लगाया। इसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को। ठीक हो गया, तो आपको पता होना चाहिए। भैया तुर्की ने ये बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया? सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया। किसमें? तुर्की सरकार ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आपको पता है कि भैया छोटे बच्चे बहुत तेजी में फोन चला रहे हैं। ठीक है, उनको इतना ज्यादा कुछ पता है फोन में जितना आपको नहीं पता होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको फोन एडिक्ट बना रहा है। इसलिए इस टाइप के निर्णय सरकार के साथ साथ घर के गार्जियंस को भी लेना चाहिए। उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार पर समझौते हुए। क्या है भैया? भारत की ओर से वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए और न्यूजीलैंड की ओर से व्यापार मंत्री टोड मैकले शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद एक भाई साहब और हैं सालेम जरूओक, ये भारत की यात्रा पर रहे। ठीक है, ये कौन है? UNGA के अध्यक्ष हैं। कौन है? UNGA के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। कौन? सालेम जरूओक। ये 29 से 30 अप्रैल के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। आपको नाम पता होना चाहिए। सालेम जरूओक कौन है? UNGA के अध्यक्ष हैं। और भैया नई राष्ट्रीय विकास नीति आई है। भारत ने UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 2021 से 35 की अवधि हेतु अपनाने के लिए NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। किसने? भारत ने। इसमें क्या होगा भैया कि भैया हम उत्सर्जन में 3 प्रमुख नए लक्ष्य लाए गए हैं। उत्सर्जन की तीव्रता को कम करेंगे, 47% की कमी, ऊर्जा क्षमता, स्थापित कुल विद्युत क्षमता का 60% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेंगे। अब भैया ये तो पॉसिबल बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि भाई आजकल इतनी ज्यादा ऊर्जा की मांग है कि अगर हम कोयले से बिजली पैदा ना करें तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, नदियां खाली जा रही है, कैसे हम बांध बनाएंगे और उससे हम बिजली पैदा करेंगे? या तो अगर हम जो प्रोटोटाइप परमाणु ब्रिडेड रिएक्टर बना रहे हैं और अगर वो काम कर गया बढ़िया से, तो हमारे लिए आने वाले टाइम में बिजली की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। कार्बन सिंक सघन वृक्षारोपण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन अतिरिक्त कार्बन का अवशोषण भी होगा। ठीक हो गया। यूएई का बड़ा वैश्विक निर्णय लिया है। यूएई किससे अलग? ओपेक से अलग हो गया है। ओपेक
और ओपेक प्लस से पूर्णतः अलग होने की छोड़ने की घोषणा की यूएई ने। तो आपको यू बस इतना पता होना चाहिए। अब अगर आपको और स्टैटिक जानना है तो भैया 14 सितंबर 1960 को बगदाद के इराक में सम्मेलन हुआ और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। 1965 में जिनेवा से वियना स्थानांतरित इसका मुख्यालय किया गया। संस्थापक 5 सदस्य देश है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। सदस्य संख्या कितनी यूएई के हटने से पहले? कुल सदस्यों की संख्या 12 थी। अन्य सदस्यों में कांगो, अल्जीरिया, गैबोन, नाइजीरिया, इक्वाटोरियल गिनी, लीबिया और यूएई हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अभी यूएई तो हट गया ना, तो अभी यही सब बचे हुए हैं 11 सदस्य। 35 से 40% कच्चा तेल इसी के पास है और 80% तेल भंडार भी इसी के पास है, ओपेक समूह के पास। ठीक। ओपेक प्लस क्या है? यह ओपेक देशों और कुछ प्रमुख गैर ओपेक देश जैसे रूस का गठबंधन है। ओपेक प्लस स्थापना 2016 में हुई थी ओपेक प्लस की। ठीक है। और भारत ने इन दोनों संगठनों में से किसी का भी सदस्यता नहीं ली है। ठीक है। ओपेक प्लस ना ही ओपेक का ना ही ओपेक प्लस का। फिनलैंड क्या है? लिथियम परियोजना हमने अभी फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड के कोकोलो नामक स्थान पर यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना का शुभारंभ किया गया। आपको पता होना चाहिए। प्रभा क्या है? एआई चैटबॉट है। यह सीबीआई द्वारा जारी किया गया एक उन्नत एआई चैटबॉट है। उद्देश्य क्या? ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल मंच है। क्या? प्रभा। विश्व सूत्र पहल क्या है? इसको विश्व सूत्र पहल के कपड़ा मंत्रालय सूत पहल है। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पहल क्या है? क्या? विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया। विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। उद्देश्य मतलब उद्देश्य क्या है कि भारत के समृद्ध वस्त्र विकास और पारंपरिक बुनाई को वैश्विक स्तर पर ले जाना। ठीक हो गया। लॉन्च स्थल के आधिकारिक रूप शुभारंभ में फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम के दौरान किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है। 3x3x3 फार्मूला इसके तहत निम्नलिखित को शामिल किया गया है कि 30 पारंपरिक बुनाई शैलियां और 30 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 30 वैश्विक प्रेरणाएं, ये सब किसमें शामिल है? 30x30 फार्मूला पर आधारित है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। और लगभग 30 मिनट की क्लास हुई और 30 मिनट के बाद एक और 30 मिनट की क्लास हो जाएगी और आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। जो भी बचा कुचा है सब कर लेंगे, बाकी एमसीक्यू मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अच्छे से पढ़ते रहिए मेहनत करके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, उसको सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।